करना पड़ेगा। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। वक्फ संशोधन बिल पर 12 घंटे चर्चा और 2 घंटे वोटिंग के बाद लोकसभा में बिल पास हो गया है। अब इस बिल पर आज राज्यसभा में चर्चा होगी, जिसके बाद तय होगा कि यह बिल देश में लागू होगा या नहीं। लेकिन सवाल यह है कि सदन में वक्फ बिल को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी क्यों भड़के। महात्मा गांधी को याद कर उन्होंने वक्फ बिल की कॉपी भरी सदन में क्यों फाड़ी। सवाल ये कि क्या ये असदुद्दीन ओवैसी का सरकार और कानून से सीधी ऐलान जंग है। और सवाल ये भी कि क्या वक्फ बिल में संशोधन भाईजान को रास नहीं आ रहा है। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। तो आपको बता दें, वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरी तरह से विपक्ष लामबंद है। असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी तक फाड़ दी सदन में। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी हैं, आप इसको कबूल करिए। सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। अभी भी आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज किस लिए बिल फाड़ दिया? उन्होंने कहा, चले गए, मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि हमारी 123 प्रॉपर्टी है और साहब हमारे पास डीड नहीं है, उस डीड को हम कैसे देंगे, हमारी प्रॉपर्टी तो मिलेगी नहीं। मैं कहना चाहता हूं 123 प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है। ये 123 प्रॉपर्टी किसकी है? ये हमारे जमाने की नहीं है। जब ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली बनाने का फैसला किया और 1911 में जब उन्होंने यहां के लुटियन जोन्स की लैंड को एक्वायर किया, लैंड एक्वायर करने के बाद ड्यूली कंपनसेशन दिया और अधिग्रहण कर लिया। और 1911 जो अधिग्रहण ब्रिटिश सरकार ने किया, अखिलेश जी आप भी मुख्यमंत्री रहे, अगर कोई सरकार किसी जमीन का अधिग्रहण कर ले तो फिर उस जमीन को डीनोटिफाई करके किसी को दे नहीं सकती है। यह पहली बार कांग्रेस सरकार ने डीनोटिफाई करके देने का काम किया है। और चलिए, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है इसी मुद्दे पर बात करने के लिए। अब सबसे पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से प्रवक्ता अंश वत्स जी और इसके अलावा शोएब सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप दोनों का ही स्वागत करती हूँ। बाकी मेहमान भी हमारे साथ जल्द जुड़ेंगे। शोएब सिद्दीकी जी, आखिरकार लोकसभा से बिल पास हो गया और आज राज्यसभा में से पास किया जाएगा, लेकिन संख्या बल के हिसाब से तो कहीं ना कहीं आसानी से पास हो जाएगा, चाहे विरोध कितना भी होता रहे। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी आखिर इतने क्यों भड़क रहे हैं कि संविधान की कॉपी तक फाड़ दी? अब विरोध करना है तो तरीके से करिए, आखिर कॉपी फाड़ देना कौन सा विरोध है? देखिए वर्षा जी, है कुछ मामले होते हैं, कुछ मामले जज्बाती होते हैं। जज्बात में आ गए थे और उन्होंने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हवाला भी दिया उन्होंने। तो वो सदन की, वहां लोकसभा की बात है, वो बात हो जाएगी जैसा भी उससे होगा। देखिए मसला यहाँ पर ये है, वह बोर्ड में राइट था कि बिल पास हो गया, राज्यसभा में जाएगा। अब राज्यसभा में भी आज चर्चा होगी। अगर पास होता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, बड़े बड़े यहाँ पे आलिम हैं, बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ के संविधान ने हक दिया है अपनी बात कहने का। देखिए होता क्या, इसमें नीतीश कुमार जी को अगर आप देख लें तो उनको हर आदमी की सियासत से वाकिफ है और बिहार भी बहुत कायदे से वाकिफ हो गए।
अभी एक हफ्ता पहले तक तो वो कह रहे थे मैं इसके खिलाफ रहूंगा, लेकिन बाद में अचानक उन्होंने इसके खिलाफ वोट कर दिया और वहां की आवाम से, बिहार की आवाम से ये कहा कि मुसलमानों के फेवर में है, और बाद में उन्होंने दे दिया। यही चंद्रबाबू नायडू ने किया। उन्होंने पहले कहा कि वादे करके आए थे कि मैं इस तरह जमीनों की रखवाली करूंगा, उनको मैं तहफ्फुज़ दूंगा। सिद्दीकी जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, शायद कुछ टेक्निकल इश्यू, इसे ठीक करवा लेते हैं। अंश वत्स जी, आज राज्यसभा में पेश होने वाला है बिल, लेकिन विरोध लगातार किया जा रहा है। अमित शाह ने कह दिया है कि भाई आप लोग विरोध कैसे करेंगे, कैसे नहीं मानेंगे कि आखिर ये जो बिल है ये भाई कानून बनेगा, संसद से पास हुआ, इस भारत सरकार का बिल है, मानना ही पड़ेगा। अंश वत्स जी, सबसे पहले आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरे अंश जी, एक सेकंड, हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ गए हैं, उनको मैं और परिचय करा देती हूँ। पंडित मनमोहन झा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं AIMIM के, और प्रमोद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का भी स्वागत करती हूँ। अब अंश जी अपनी बात रखिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, प्लीज मुझे बिना रोके टोके 2 मिनट का समय दीजिएगा, अपनी बात अच्छे से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ये बात मैंने कल भी आपके चैनल पे कही थी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो संविधान विरोधी है, वो लोकतंत्र विरोधी है। और मैं आपको बताता हूँ कैसे। वो बार बार जो है इस देश के अल्पसंख्यक जो है उनको बार बार जो है वो बदनाम करने का प्रयत्न करती है, उनको बार बार जो है वो प्रताड़ित करने का प्रयत्न करती है। चाहे वो बात हो कि किस प्रकार से वो बार बार जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज करते हैं, कभी उनको नमाज से उनको परेशानी हो जाती है, कभी वो नेम प्लेट जैसी चीजें लेकर आते हैं कि आप अपने फूड स्टॉल्स उन पे नेम प्लेट लगाइए, तमाम ऐसी चीजें करती है। और उस प्रकार से आज इन्होंने वक्फ का भी किया है। वो चाहते हैं कि वक्फ के जब ये कानून जो बिल जो है वो पारित हो जाएगा, उसके बाद जो है तमाम जमीनों पर जो है कंट्रोवर्सीज हो, ताकि वो अपनी वोट बैंक की राजनीति को साध सकें। लेकिन आज मैं चीज कहना चाहता हूँ यहाँ पे, मैंने एक बात सुनी थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि मोदी जी जो है बिहार में जाके सौगात मोदी तो बांट रहे हैं ईद पे, लेकिन इस देश के मुसलमानों को सौगात मोदी पे जो है सेवैया नहीं चाहिए, उनको अपनी जो है धर्म की आजादी चाहिए। वो चाहते हैं कि वो अपने धर्म को अच्छे से, उसका जो अधिकार है उसको वो अपना पूरा कर सके, ये वो चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज कि जब कल आधी रात को जब ये बिल पास हो रहा था, उस समय पे अमेरिका जो है भारत के ऊपर 26% टैरिफ लगा रहा था। सच्चाई ये है कि जब कल इस बिल पर चर्चा हो रही थी, उस समय पे मोदी सरकार ने अपने मित्र अंबानी को बचाने के लिए इस देश का 1750 करोड़ का जो है नुकसान करवा दिया। अब मैं इस बिल पर आ जाता हूं। इस बिल को लाने का मोदी सरकार का उद्देश्य क्या था? ये मोदी सरकार के 3 उद्देश्य थे। पहला कि वो कैसे इस देश के संविधान को, संविधानिक प्रणाली को जो है कमजोर करे। दूसरा उनका था कि किस प्रकार से इस देश के जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज, उनको किस प्रकार से वो बदनाम करे। और तीसरा वो ये था कि इस देश में कैसे वो भय का माहौल बनाए, कैसे इस देश में और दोनों कम्युनिटी। लेकिन ऐसा क्या हो गया इस बिल में कि उससे अल्पसंख्यक बदनाम हो गए? ऐसी कौन सी बात है, जरा स्पष्ट भी कर दीजिए, जनता भी जानना चाहती है कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे अल्पसंख्यक बदनाम हो रहे हैं। वो इस बिल के अगर आप देखेंगे कभी डिबेट्स पे, कभी अनुराग सिंह ठाकुर जी के बयान देख लीजिए, कभी किसी के बयान देख लीजिए, कैसे वो इस कह रहे हैं कि इतने झूठ जो परोसने का काम किया जा रहा है। सबसे पहला झूठ तो उनका ये है कि आप इसको लेकर जो है कोर्ट नहीं जा सकते। अगर कोर्ट नहीं जा सकते तो हाई कोर्ट में जो 60 लाख के करीब केसेस चल रहे हैं वो क्या है, आप मेरे को इसका जवाब दे दीजिए, जिसमें से 10 लाख जो है वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो तमाम जो झूठ परोसने का काम किया जा रहा है, तो उन चीजों को लेकर मैंने कहा कि वो इस देश के अल्पसंख्यकों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आखिरी चीज यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूँ कि कल हमारे जो तमाम सांसद थे उन्होंने संसद में बहुत मजबूती से आवाज रखी। और एक बात में यहाँ पे उसमें से एक और चीज यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि 2023 में 5 बार माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई थी, और उन 5 बैठक में अगर आप मिनट बाय मिनट की जो सिटिंग्स को अगर आप देखेंगे, उसको आप चेक करेंगे, उसमें एक भी मीटिंग में ये नहीं हुआ था कि, और अगर आप नवंबर 2023 यानी जो आखिरी मीटिंग जो हुई थी तब तक भी अगर आप चेक करेंगे तो किसी भी कमेटी की रिकमेंडेशन ये नहीं थी कि एक नए बिल की हमें मांग उन्होंने की हो। तो ये बिल किसने बनाया? माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी से तो निकला नहीं था, ये मंत्रालय से तो निकला नहीं है। तो कौन से मंत्रालय ने बनाया? सबसे पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल यहाँ पे मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि एक जो पोर्टल था वामसी, जिसको 15 साल पहले जो है भारत सरकार लेकर आई थी, उस पोर्टल पे अगर आपको याद होगा कि जो 2019 में जो
माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी के जो माइनॉरिटी अफेयर्स के जो मिनिस्टर थे मुख्तार अब्बास नकवी जी, उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में अपने एफिडेविट में भी कहा है और पार्लियामेंट में भी उन्होंने कहा है कि 100% जो है डिजिटलाइजेशन वक्फ की जमीन का हो चुका है। तो अगर भारत सरकार को आज लग रहा है कि जो है पोर्टल में कुछ कमी है, इस वजह से एक नए पोर्टल लेकर आ रहे हैं, तो उस नए पोर्टल को लाने की जरूरत क्या है? उसे पुराने पोर्टल में प्रमोद मिश्रा जी बताइए ना, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? अब सवाल यही उठ रहा है कि जब सब कुछ सही था तो क्या जरूरत पड़ गई? क्या ये वोट बैंक की राजनीति है या फिर दूसरे मुद्दों को छुपाने के लिए किया जा रहा है, या विपक्ष के सवालों का जवाब देने से बचने के लिए इस तरह से जो है चीजें लाई जा रही है ताकि सरकार बच सके? क्या ऐसा है? नमस्कार वर्षा जी, और नमस्ते सभी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को नमस्कार। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु जी कह रहे थे, पहली बात तो सभी को इस बात की बधाई, हमारे फेलो पैनलिस्ट को भी इस बात की बधाई कि कल लोकसभा में ये संशोधन विधेयक पास हुआ और आज राज्यसभा में हो जाएगा, उसकी अग्रिम। अभी अंश जी कह रहे थे कि माइनॉरिटी कमीशन की बैठक हुई, उसमें तो कोई ऐसी मांग नहीं की गई, तो फिर क्यों लेके आए? हिंदू कोड बिल क्या हिंदुओं ने मांग की थी? या पूर्व में जब ये वक्फ बोर्ड लेकर के विधेयक लेकर के आए थे तो क्या मांग की थी किसी ने? और 2013 में लोकसभा आहूत होने से पहले 3 दिन पहले ये विधेयक लेकर के आए, तो ये विधेयक क्या मंत्रिमंडल की बैठक की और 150 के लगभग संपत्तियां का वक्फ बोर्ड को दे दी। और 2013 में जब पास हुआ था तो इन्हीं के सहयोगी दल के नेता लालू प्रसाद जी ने क्या कहा था और क्या विरोध किया था? उनका वक्तव्य भी पार्लियामेंट के आर्काइव में से उठा करके देख लीजिए, और अगर आपको याद नहीं है तो कल सदन में माननीय गृह मंत्री ने उसको वर्बटिम कोट किया है। मैं भी कोट कर देता हूं, सरकार के संशोधन का स्वागत है, लेकिन शाहनवाज हुसैन जी के द्वारा उठाए गए विषयों का मैं समर्थन करता हूं। सारी प्राइम लैंड को बेच दिया जा रहा है जो वक्फ ने दी। पटना में डाक बंगले की जमीन पर बिल्डिंगें खड़ी कर दी ऊंची ऊंची। इसको रोकथाम के लिए एक कड़ा प्रावधान आना चाहिए, कड़ा कानून लाना चाहिए। ये हमारे वक्तव्य नहीं है, लालू प्रसाद जी के। तो खामियां थी इसलिए लाया जा, ठीक है, कानून हटाया नहीं जा रहा। ठीक है मनमोहन झा जी, खामियां थी और इसीलिए कानून लाया जा रहा है। जिस हित के लिए, जिस हित की बात की जाती थी वक्फ बोर्ड के नाम पर, लेकिन वो हक तो गरीबों को मिला नहीं, जो जरूरत थी वो मिला नहीं, बेची जा रही है जमीनें, इसलिए तो लाया जा रहा है। और विरोध करेंगे असदुद्दीन ओवैसी ऐसे कि कॉपी फाड़ देंगे? नहीं, और वर्षा जी एक मैं सर आ रही हूँ, एक कॉमेंट मनमोहन झा जी से भी ले लूं। आपको और समस्त भारतवासियों, खासकर पूर्वांचल और बिहार वासियों को चैती छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और मां कात्यायनी को नमन करते हैं। अब रही बात वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट को फाड़ने की, तो जैसा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरे के सहारा लेते हैं, आज ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो लालू यादव को चारा चोर कह करके थकते नहीं है। आज खुद के बचाव के लिए फिर उसी लालू यादव जी के बयान को ये अपना ढाल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक बिल फाड़ने की बात है, तो क्या ये बिल कहीं ना कहीं भूमाफियाओं को संरक्षण नहीं दे रहा है? क्या ये बिल कहीं ना कहीं उन वक्फ बोर्ड के जो अधिकार क्षेत्र है उसका अतिक्रमण नहीं कर रहा है? क्या जब जेपीसी का गठन हुआ तो जो सुझाव भी नहीं दिया गया, क्या उस सुझाव को उन्होंने करने का कार्य किया? नहीं किया। क्यों जबरन आप ठीक कानून आप बनाए, पारदर्शिता के लिए बनाए, लेकिन उस पारदर्शिता की आड़ में आप भूमाफियाओं को संरक्षण देने जा रहे हैं। आप ये कहने जा रहे हैं मनमोहन झा जी, लेकिन वो तस्वीरें भी देख लीजिए, कल की तस्वीरें भी याद कर लीजिए कि आखिर जब ये बिल आ रहा था तो किस तरह से महिलाएं खुशी से नाच रही थी, पटाखे फूटे जा रहे थे, भोपाल में कई जगह पर आतिशबाजी हुई है, जश्न मनाया जा रहा है। वो भी तो आप बताइए कि आखिर वही तो लोग हैं, उन्हीं को तो चाहिए थी ये चीज जो वो वंचित थे। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन संगठन नहीं है क्या? राष्ट्रीय मुस्लिम मंच क्या आरएसएस के लोग नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक
सभा नहीं है उनका, तो उनके अपने कार्यकर्ता है, ढोल नगाड़े पीटने भी चाहिए। अब आज मैं अपने नेता के साथ हूं, मेरा नेता बिल फाड़ा, सही किया। मेरा नेता जो भी आंदोलन करेगा उस संवैधानिक रूप से उस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने का कार्य हम लोग करेंगे। और ये संवैधानिक अधिकार हमारा है कि जो सरकार का निर्णय हमें तकलीफ पहुंचाता हो, आम जन को तकलीफ पहुंचाता हो, तो उस निर्णय के खिलाफ सड़कों पे उतरना चाहिए। क्योंकि जब जब सड़कें सुनी हुई है, सांसद आवारा हो गया है, इसलिए सड़कें कभी सुनी नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र के लिए। ठीक है प्रमोद मिश्रा जी, देखिए वो अब ये कह रहे हैं कि वही कार्यकर्ता है जो जश्न मना रहे थे वो बीजेपी के ही है, इसमें कोई ऐसी खुशी वाली बात नहीं है। और असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम विरोध करेंगे और कोर्ट तक जाएंगे, सड़कों पर उतर जाएंगे। बिल्कुल वर्षा जी, भाजपा के साथ या भाजपा की नीतियों के समर्थक जो मुसलमान भाई हैं या मुस्लिम समुदाय से उस वर्ग से लोग आते हैं, वो मुस्लिम तो हैं, इनके साथ जो खड़े हैं वो मुस्लिम। आप कैसे आप इन लोगों की बात का और वक्तव्य का कोई तो बात हो। लेकिन हाँ, नेता एमआईएम जो ने अभी अपना वक्तव्य दिया, उसमें एक चीज के लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं, जो इन्होंने कहा क्या ये बिल भूमाफियाओं को संरक्षण नहीं दे रहा। अरे भैया दे रहा था तभी तो हटाया, इसमें संशोधन कर रहे हैं। तो यही आपकी जो चिंता है वही से दूर कर रहे हैं। क्या उसके और क्या कर रहे हैं इन्हीं को पंडित जी इन्हीं चीजों को जो आपकी चिंता है। दूसरी बात है, बीच में शोएब सिद्दीकी जी ने कहा था, तो मैं वो भी स्पष्ट कर दूं, शोएब सिद्दीकी जी शायद नेटवर्क से बाहर हो गए थे, उन्होंने कहा कि बड़े बड़े मुस्लिम वकील हैं वो जाएंगे, जाइए ना, ये तो बिल्कुल अधिकार है भाई लोकतांत्रिक प्रणाली में। यही नहीं जा सकते थे, अब जाएंगे आप, यही तो अधिकार दिया है आपको। और आप सीए के खिलाफ भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने धता बता दिया। 370 के खिलाफ भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने धता बता दिया। स्वागत है आपका इसी लोकतांत्रिक प्रणाली और इसी भारत के संवैधानिक अधिकारों का निर्वहन करने के लिए ये संशोधन लाया है कि अब आप जा सकते हैं, पहले नहीं जा सकते। और दूसरी बात, वसी कह रहे थे हमारे अंश जी कि धर्म की आजादी चाहिए। ये वक्फ बोर्ड धर्म से नहीं है, ये जमीन अधिग्रहण और प्रॉपर्टी का है। धार्मिक अधिकारियों पर या धार्मिक स्वतंत्रता पर या किसी भी मतावलंबी धार्मिक क्रियाकलापों पर वहां पर कोई समस्या नहीं। ये कहां से है? जो कहते हैं डराने की बात, यही झूठा प्रचार मिथ्या बोल बोल करके 70 वर्षों तक वोट बैंक की तरह ट्रीट कर करके लोगों को डराने का कर्तव्य का कार्य और जो कुकृत्य करते रहे हैं जी, यही है कारण। और जहां तक पंडित जी ने कहा कि नेताजी ने इनके राष्ट्रीय नेताजी ने बिल फाड़ा, बहुत अच्छा किया, तो वो तो अध्यादेश फाड़ने वालों के साथ खड़े ही हैं। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो कांग्रेस के युवराज, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ा था भाई। तो ये तो सारे एक ही हैं। वर्षा जी, आप इनसे किसी लोकतांत्रिक प्रणाली की अगर मेल करती है तो छोड़ दीजिए। 5 रुपए सिलेंडर पर बढ़ जाए तो प्राइम मिनिस्टर को चूड़ी पहनाने की बात करने वाले आज बिल फाड़ने पे इतना हंगामा, यानी कि आप कत्ल भी कर दो तो कोई बात नहीं, हमने मैं बस 10 सेकंड में खत्म कर लूं, फिर आपको भी मौका मिलेगा। दूसरी बात, हमारे अंश जी ने कहा कि अडानी जी की बात ले आए। देखिए, आप अडानी जी को बार बार लेकर के आते। हेमंत सोरेन अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले अडानी जी के साथ बैठे हुए थे ड्राइंग रूम में, हाथ मिला रहे थे। आपके नेता क्यों नहीं बोले? ठीक है, आपने कर्नाटका में डील की है और धर्म के आधार पर राजनीति करना आपका काम है, हमारा नहीं। 4% आपने अभी जो आरक्षण दिए हैं कर्नाटक में, धर्म के आधार पर दिए हैं। ठीक है, ये हमारा काम नहीं है। ठीक है सिद्दीकी जी, हम ऐसी कोई नीतियां नहीं लेकर के आएंगे। हक तो आपको दिया, आप बोल रहे थे कि हम कोर्ट जाएंगे, तो जाइए, यही तो हक दिया है आपको इस बिल के माध्यम से, सरकार कह रही है। सिद्दीकी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? ठीक है, शायद कुछ टेक्निकल इशू, इस वजह से हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। अंश वत्स जी जी, मैं कुछ बातों का जवाब देना चाहूंगा, तो मैं आशा करता हूँ मुझे थोड़ा समय दिया जाए उसके हिसाब से।
मुझे लेकर कई चीजों पर भाजपा जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बात की। 4% को लेकर जो कर्नाटक में आरक्षण मिलता है, वो पहली बात आपको समझना पड़ेगा, वो उनको उनके पिछड़ेपन के आधार पर मिलता है, उनको उनके धर्म के आधार पर नहीं मिलता है। आपको ये समझना पड़ेगा। और इसको जो है तमाम कमीशंस ने, तमाम कोर्ट की रूलिंग्स ने भी कहा है कि आप अगर कोई धर्म जो है अगर वो पिछड़ा आर्थिक तौर पे, तो जस्ट बिकॉज वो धार्मिक है इस वजह से उसको आप आरक्षण से वंचित नहीं रख सकते हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने हिंदू कोर्ट बिल को लेकर बात की थी, तो आपको समझना होगा कि हिंदू कोर्ट बिल जो लाया गया था वो अंबेडकर जी के द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी उसी में ही लाया गया था, तो उस वजह से उसको लाया गया था। ठीक है, उसकी भी कमेटी की एक रिकमेंडेशन ही थी। और दूसरी बात, आज मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहता हूं, तमाम मैंने इन सभी प्रवक्ताओं की बातों को सुना, और मैं एक चीज यहाँ पे कह सकता हूं कि आज बड़ी अपनी छाती को चौड़ा करके मैं ये बात कह सकता हूं कि जब इस देश में आधी रात को जब लोकतंत्र पे प्रहार किया जा रहा था, उस समय पे विपक्ष के 232 सांसद मजबूती से खड़े रहे, लेकिन जो जेडीयू थी, जो टीडीपी थी, चिराग पासवान जी की जो पार्टी थी, जयंत चौधरी जी की जो पार्टी थी, जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, वो लोग जो है उन्होंने अपना जो दायित्व था वो मजबूती से निर्वाह नहीं किया है। आज इस चीज को लेकर मैं बहुत मजबूती से इसको रखता हूं। और दूसरा एक बात, मैं यहाँ पे एक चीज और कहना चाहता हूं, आपने शाहनवाज हुसैन लेकिन अगर विपक्ष में होते तो दायित्व निर्वहन किया होता, दायित्व अच्छे से निभाया होता अंश जी। नहीं, हाँ मैं बताता हूं, अगर आपके साथ होते तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर अगर चंद्रबाबू नायडू जी जिम्मेदारी नहीं ले, हाँ सुनिए ना, अगर चंद्रबाबू नायडू जी अगर जाते हैं ईद में, वो वहां पे जाके जब इफ्तार पार्टी में जाते हैं, वहां पे जाके कहते हैं कि मैं वक्फ की जो है उस पे आपकी हिफाजत करूंगा, और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी जब वक्फ का बिल लेकर आती है उसमें उनका साथ देते हैं, तो अब हमने ये बात करी। हम तब ये बात करते हैं जब नीतीश कुमार जी जो है मुसलमानों को बिहार में इफ्तार पार्टी में जाकर जब ये कहते हैं कि हम आपके वक्फ की जमीन की, आपकी जो धर्म की आजादी है उसकी हम रक्षा करेंगे, और यहाँ पे आके भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हैं, तब हम ये बात करते हैं। और मैं इनकी मंशा पे, भारतीय जनता पार्टी की मंशा पे इसलिए सवाल उठते हैं क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी के जब जितने भी या फिर विपक्ष के जितने भी सजेशन, ठीक है सर, हमारे एमपी विपक्ष का तो अब काम है विरोध करना, और आप लोग लगातार कर भी रहे, 232 वोट पड़े भी हैं विपक्ष के, लेकिन अब ऐसे में देखिए संख्या बल के हिसाब से तो आप ये तय मान लीजिए कि राज्यसभा में भी इसे पास कराने से कोई रोक नहीं सकता। फिलहाल मुझे इस चर्चा को समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमान जुड़े हमारे साथ। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और प्रयागराज से श्रृंगवेरपुर धाम में सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। निषाद राज्य गुहा की जयंती के कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं। आपके गौरव का प्रतीक बन गया है, यह आपको एक पहचान दे रहा है। प्रयागराज से मैं देख रहा था, एक दिन कुंभ में मुझे कई बार आकर आने का अवसर प्राप्त होता था, तो मैं वहीं से देखता था। पीयूष रंजन मुझे कई बार कह रहे थे कि यहां पर एक बार आपको आना चाहिए। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया, इस पार्क का लोकार्पण किया, तब भी मेरी इच्छा थी आने की, लेकिन महाकुंभ के कार्यक्रमों में इतनी व्यस्तता हो जाती थी, नहीं पहुंच पाते थे। और जब मुझे यहां से गुजरता था, प्रयागराज से देखता था, मुझे भव्य प्रतिमा नजर आती थी, आत्मा आनंदित होती थी कि चलिए हमने वो समय तो नहीं देखा, लेकिन कम से कम आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मित्रता की इस अद्भुत मिसाल को एक भव्य स्मारक के रूप में निषाद राज के चरणों में हम लोग समर्पित करके इस निषाद राज पार्क को वहां पर दे रहे हैं। और बहनों और भाइयों, यही कृतज्ञता ज्ञापन होता है। अपने लिए तो सब जीते, लेकिन पूर्वजों की थाती को, पूर्वजों की परंपरा को, विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखते थे, उसके लिए करने वाले लोग ही जीवंत कहलाई जाते हैं, वही अमर होते हैं। और उसी अमरता की कथा को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर हम लोग आपके बीच आए हैं। कुंभ ने बहुत कुछ दे दिया उत्तर प्रदेश को, देश को, सनातन धर्मावलंबियों को एक नई पहचान दिलाई है, दुनिया के सामने मिसाल प्रस्तुत कर दी है। इतना बड़ा आयोजन केवल सनातन धर्मावलंबी ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता।
इतना बड़ा आयोजन राम भक्त नहीं कर सकते, कोई और नहीं कर सकता है। और इसके लिए राष्ट्रनिष्ठा चाहिए, राष्ट्रनिष्ठा। जिनके मन में राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव नहीं, वे इतना बड़ा आयोजन